Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy. Hope you all be happy and healthy. So let's start with your lecture. आज हम जो आपका चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो इंग्लिश हॉर्नबिल क्लास 11th का है. प्रोज सेक्शन इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं. सो फर्स्ट चैप्टर है हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी विच इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह. सो इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंटिन्यू विद अबाउट द ऑथर. हमारे जितने भी लेक्चर स्टार्ट होते हैं वो पोइट्री सेक्शन के हो या प्रोज सेक्शन के, हम अबाउट द ऑथर या फिर अबाउट द पोइट से स्टार्ट करते हैं. सो खुशवंत सिंह, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. खुशवंत सिंह वॉज एन इंडियन ऑथर, लॉयर, डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन. It means he was an all-rounded personality. His experience in the 1947 partition of India inspired him to write Train to Pakistan in 1956, which became his most well-known novel. Train to Pakistan सुना भी होगा आपने उनके बारे में. 1947 के अंदर जो पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उनको उन्होंने फेस किया था और उसी से इंस्पायर होकर के उन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी थी, जिसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है. He was born on 2nd February 1915 in Pakistan and died on 20th March 2014 in New Delhi. He was awarded the Padma Bhushan in 1974. उन्हें पद्म भूषण भी मिला 1974 में, but he returned the award in 1984 in protest against Operation Blue Star, in which the Indian Army raided अमृतसर. 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था अमृतसर के अंदर, उसके प्रोटेस्ट में उन्होंने अपना ये जो अवार्ड था पद्म भूषण उसको रिटर्न कर दिया था. In 2007 he was awarded the Padma Vibhushan, the second highest civilian award in India. 2007 में उनको पद्म विभूषण भी मिला, जो कि इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. Between 1980 to 1986 he served as member of parliament in राज्यसभा. राज्यसभा के मेंबर भी वो रह चुके हैं. So it was about the author. इसके जो कुछ क्वेश्चन हैं हम एमसीक्यू में भी आपसे पूछ लेते हैं. सो इसको अच्छे से आपने बस स्टडी करना है. अब हम अपने इस चैप्टर का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसके बारे में इसका एक इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं. पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जैसे ही आपको चैप्टर का टाइटल दिखाई दे रहा है तो आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा दैट इट वाज अबाउट अ लेडी. और लेडी कौन है वहां पर? लेडी है खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर. उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में यहाँ पे लिखा था और उन्होंने ये बताया था इस ऑटोबायोग्राफी के थ्रू, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के थ्रू, कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनके साथ उनके रिलेशन कैसे रहे, वो कैसे बचपन में उनके साथ रहते थे जब वो छोटे थे. एक इंटीमेट रिलेशन था उनके अपनी ग्रैंड मदर के साथ में, और उसके बाद धीरे धीरे वो जो रिलेशन था वो किस तरह से चेंज हुआ. तो इस चैप्टर में हम खुशवंत सिंह के थ्रू उनकी ग्रैंड मदर को देखने वाले हैं. और वो ग्रैंड मदर बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपकी या मेरी ग्रैंड मदर होती है. सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम इसको. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. The Portrait of a Lady is an autobiography, by Khushwant Singh, it is perception of Khushwant Singh of his grandmother through his own eyes. Through his own eyes. परसेप्शन मीन्स क्या होता है कि जब आप किसी को सेंस करते हो, किसी को समझते हो, तो उन्होंने अपनी मदर को, अपनी ग्रैंड मदर को कितना समझा वो हम अब इसमें देखने वाले हैं. एंड ही हैड इंटीमेट
intimate relation with her since childhood. बचपन से ही अपनी दादी के साथ उनके बहुत गहरे संबंध रहे। वो बहुत प्यार करते थे अपनी दादी को, ग्रैंडमदर को। She was an extremely religious person. She was an extremely religious person. बहुत रिलीजियस थी, भगवान को बहुत मानती थी वो। A turning point came in their relationship when his parents sent for them in the city. उनका ग्रैंडमदर का और ग्रैंडसन का जो रिलेशन था वो बहुत अच्छा रहा, लेकिन उनके उस रिश्ते के अंदर एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उनके पेरेंट्स ने, हिज कौन है यहाँ पे, खुशवंत सिंह है। खुशवंत सिंह के पेरेंट जो कि सिटी में रहते थे, उन्होंने दोनों को, ग्रैंडसन को भी और ग्रैंडमदर को शहर में बुलवा लिया, सिटी में बुलवा लिया। तो उनका रिश्ता जो है वो बहुत कुछ बदल जाता है। एंड द नरेटर इज खुशवंत सिंह। The narrator went abroad for higher studies. Narrator abroad चले जाते हैं अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए। And his arrival after 5 years, 5 साल के बाद वो वापस आते हैं, was an occasion for celebration. जब वो वापस आते हैं 5 साल के बाद लौट करके, तो उनकी फैमिली के अंदर एक सेलिब्रेशन का माहौल था। द ओल्ड लेडी, जो ग्रैंड मदर थी, वो बहुत ज्यादा खुश थी। एंड द ओल्ड लेडी tired herself and fell ill. उन्होंने खूब इसको सेलिब्रेट किया कि उनका जो ग्रैंडसन है वो वापस लौट करके आया है, और इस वजह से वो इतना थक गई कि वो बीमार पड़ गई। एंड her death was mourned not only by his family but also by the sparrows whom she fed regularly in the afternoon. तो उनका जो जाना था वो दुख का कारण सिर्फ उनकी फैमिली के लिए ही नहीं था, बल्कि उन स्पैरोज के लिए भी था, जिनको वो बैठ करके आफ्टरनून में खिलाया करती थी। सो इस चैप्टर में अब हम ये करने वाले हैं कि किस तरीके से उनका रिलेशन, कितना जो उनका बॉन्ड था ग्रैंडसन और ग्रैंडमदर का, वो कितना स्ट्रांग था और वो किस तरह से चेंज होता है, और लास्ट में वो जो बॉन्ड था उनका धीरे धीरे करके कैसे खत्म होता है, और बाद में लास्ट के अंदर हम देखेंगे कि ग्रैंडमदर जो है वो कैसे इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती हैं। So now we are going to start with conceptual understanding of the chapter. मैं आपके साथ नोट शेयर करूंगी, जिसमें सबसे पहले जब हम बिगनिंग करेंगे दैट इज पेन पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंड मदर, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि जो ग्रैंड मदर थी वो देखने में कैसी थी, वो कैसी लगती थी। यस, सो जब हमारे चैप्टर की बिगनिंग होती है तो वो भी इसी से ही होती है। सो
कैसी थी ग्रैंड मदर? शॉर्ट, फैट एंड slightly stooped in stature. Stature मीन्स क्या होता है? हाइट, स्टैचर. सो वो थोड़ी सी छोटी थी, थोड़ी फैट थी और साथ ही साथ थोड़ी सी वो झुकी हुई थी. स्टूप्ड में क्या होता है? बैंड, झुक जाना. एंड सिल्वरी white hair, silvery white hair used to scatter means होता है बिखरना, बिखरे रहना. To scatter on her wrinkled face, on her wrinkled फेस. उनके चेहरे पे, उनका जो चेहरा था वो रिंकल से भरा हुआ था, झुर्रियों से भरा हुआ था और उनके जो सिल्वरी वाइट हेयर थे वो उनके चेहरे पे बिखरे रहते थे. एंड स्पॉटलेस वाइट साड़ी, स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स, जो वो साड़ी पहना करती थी. वन हैंड resting on her waist to balance her stool. जो थोड़ा झुक करके चलती थी तो उनका जो एक हाथ है वो हमेशा उनकी कमर पे रहता था अपने आप को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि उनकी कमर जो थी वो थोड़ी सी झुकी हुई थी. एंड अदर हैंड, एक हाथ से वो अपने जो स्टूप था उसको बैलेंस करती थी. एंड अदर हैंड बिजी इन टेलिंग the beads of her rosary, रोजरी स्ट्रिंग्स ऑफ बीट्स होता है, माला जिसको आप बोलते हैं, तुलसी की माला हिंदू में देखा होगा आपने, हाथ में रखते हैं. तो उनका एक हाथ जो था वो बैलेंस करता था अपने स्टूप को और दूसरे हाथ से वो हमेशा बिजी रहती थी अपने उस माला को काउंट करने में. हमेशा वो मंत्र जो थे वो चेंट करती रहती थी और वो माला हमेशा उनके साथ रहती थी. सो ये पेन पोर्ट्रेट था ग्रैंड मदर का. अब हम आगे आ जाते हैं. जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें लुक्ड टेरिबली ओल्ड, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी दिखती थी. तो नरेटर ने उनको कैसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया है वो देखते हैं. हार्ड टू बिलीव, वो इतनी बूढ़ी थी, हार्ड टू बिलीव, कि ये बिलीव करना मुश्किल था, दैट वंस she had been young and pretty, कि वो कभी ऐसा भी था कि वो कभी जवान थी और सुंदर थी, क्योंकि नरेटर ने हमेशा उनको इतना ही बूढ़ा देखा था. एंड ग्रैंडफादर पिक्चर, वहीं पर ग्रैंडफादर की एक पिक्चर लगी हुई थी, जो उनके हस्बैंड थे जो उस दुनिया में नहीं थे. तो उसके बारे में भी नरेटर देखिए क्या लिखते हैं. दैट ग्रैंडफादर पिक्चर above the mental peace, मेंटल पीस जैसे एक अंगीठी होती है, घर को गर्म करने के लिए बनाया जाता है, उसको मेंटल पीस बोलते हैं. एंड इन ड्राइंग रूम के अंदर उनकी जो पोर्ट्रेट थी वो हैंग थी. एंड लुक्ड एट लीस्ट
at least 100 years old, 100 years old। जो उनके ग्रैंडफादर थे, उनकी जो पोर्ट्रेट लगी हुई थी ड्राइंग रूम के अंदर, उसको भी देख करके ऐसा लगता था कि उनकी एज कम से कम 100 years old होगी। एंड उनकी जो ग्रैंड मदर थी लुक्ड ब्यूटीफुल विद, हालांकि वो बूढ़ी थी लेकिन नरेटर कहते हैं वो बहुत सुंदर दिखती थी। विद द पीसफुलनेस, उनके चेहरे पे जो पीस था, विद द पीसफुलनेस with peacefulness, serenity, simple and contentment, satisfaction। content means क्या होता है? satisfied, contentment। इन सब चीज़ों से वो अपने ग्रैंड मदर को कहते हैं कि उनके चेहरे पे जो शांति थी, साथ ही साथ उनकी जो सिंप्लिसिटी थी, उनका जो कंटेंटमेंट था, वो उनको ये दिखाता था कि वो कितनी ब्यूटीफुल दिखती हैं। एंड वो हमेशा अपने आप ही कुछ ना कुछ चेंट करती रहती थी। एंड शी ऑल द टाइम बिजीन प्रेड टू हर सेल्फ, यस, प्रेड टू हर सेल्फ। हमेशा वो अपने आप ही कुछ ना कुछ बोलती रहती थी और अपनी रोजरी बीट्स को कंटिन्यू करती रहती थी। उनको किसी से ज़्यादा बोलना नहीं होता था, वो अपने इस काम के अंदर हमेशा बिजी रहती थी। नाउ एज क्लोज फ्रेंड्स, अब हम करते हैं कि ऑथर का, नरेटर का और दादी का जो रिश्ता था वो किस तरह का था। दे वर जस्ट लाइक क्लोज फ्रेंड्स। कैसे थे? नरेटर एंड ग्रैंड मदर, नरेटर एंड grandmother were good friends, were good friends। बहुत अच्छे दोस्त की तरह थे वो दोनों। एंड पेरेंट्स लेफ्ट विद, पेरेंट्स लेफ्ट हिम विद हर, क्योंकि पेरेंट्स सिटी चले गए थे और वहाँ पे उनको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगने वाला था, तो उन्होंने कुछ दिनों के लिए नरेटर को अपनी ग्रैंडमदर के पास जो था छोड़ दिया था। यूज टू वॉक हिम अप, यूज टू वेक हिम अप, उसको सुबह जगाने का जो काम था वो ग्रैंडमदर किया करती थी। एंड गेट हिम रेडी, गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, उसको स्कूल के लिए रेडी करने का काम भी ग्रैंडमदर का ही था। एंड वुड वॉश हिज, और क्या काम करती थी वो नरेटर के लिए? वुड वॉश हिज वुडन स्लेट, हिज, बिकॉज जो पुराना टाइम था उसमें जो स्लेट हुआ करती थी वो वुडन से बनी हुई थी, और उसको वॉश किया करती थी और उसको प्लास्टर किया करती थी। व्हाइट चॉक, येलो या व्हाइट चॉक आया करता था, उसकी हेल्प से उसको प्लास्टर किया करती थी, उसको क्लीन किया करती थी। एंड प्लास्टर विद येलो चॉक, प्लास्टर विद येलो चॉक। उसको सुबह उठाना, स्कूल के लिए रेडी करना नरेटर को, उसकी स्लेट को वॉश करना और उसको प्लास्टर करने का काम ग्रैंडमदर करती थी। एंड टेक एन अर्दन इंक पॉट, टेक एन अर्दन, मिट्टी की बनी हुई एक इंक पॉट थी। एंड टेक एन अर्दन इंक पॉट, रेड पेन, जिसमें रेड कलर की इंक होती थी। एंड टाई दैम इन अ बंडल, टाई दैम इन अ बंडल, उन सब चीज़ों को वो एक बंडल में टाई कर दिया करती थी। वो किस लिए करती थी? कि नरेटर उसको स्कूल लेकर के जाएगा, वो स्कूल में जाएगा पढ़ने के लिए। एंड वुड गिव अ, उसको ब्रेकफास्ट में क्या देते थे? वुड गिव अ थिक स्टेल चपाती
with a little butter, एंड शुगर। सो यहाँ पे ब्रेकफास्ट को भी हमने लिया है कि जो नरेटर थे उनको ब्रेकफास्ट में क्या मिलता था, उनको मिलता था एक थिक स्टेल चपाती और उसके ऊपर जो ग्रैंडमदर थी वो थोड़ा सा बटर डाल देती थी और शुगर डाल देती थी। यस, नेक्स्ट रिलीजियस एंड काइंड हार्टेड। अब हम ये देखेंगे कि वो रिलीजियस कैसे थी और काइंड हार्टेड कैसे थी ग्रैंडमदर। लिप्स constantly moved in inaudible prayers. पता नहीं चलता था कि वो क्या बोल रही हैं, लेकिन हमेशा उनके जो लिप्स थे वो मूव करते रहते थे, प्रे करते रहते थे। एंड spent time in reading holy books। उनका ज़्यादातर टाइम जो था वो हॉली बुक्स को रीड करने में जाता था। इस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थी। ऑलवेज बिजी इन टेलिंग the beads of her rosary। हमेशा उस रोजरी उनके हाथ में रहती थी और उसको हमेशा वो कुछ ना कुछ उसके साथ अपना जप करती रहती थी। एंड would feed the village dogs stale chapatis। गांव के जो विलेज के जो कुत्ते थे उनको वो चपातियां खिलाया करती थी। और जब वो शहर में आ गई थी तो वुड फीड द स्पैरोज इन द सिटी। गांव में थी तो डॉग्स को फीड किया करती थी वो, और शहर में जब वो लोग आ गए थे तो वो स्पैरोज को फीड किया करती थी। तो इन दिस वे शी वॉज वेरी रिलीजियस एंड काइंड हार्टेड। अभी जो नेक्स्ट है वो वेंट टू स्कूल विद द नरेटर। नरेटर के साथ वो स्कूल जाया करती थी। तो वो क्यों जाती थी उसका भी एक रीजन था। देखिए, स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। जो स्कूल था गांव का, विलेज स्कूल जो था वो अटैच था, टेम्पल और स्कूल दोनों साथ में थे। सो इसीलिए वो ऑथर के साथ, नरेटर के साथ ही जाया करती थी। एंड वहां पर जो प्राइस्ट थे, टॉट अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। क्योंकि गांव में जो पढ़ाई थी वो इसी तरह से होती थी, अल्फाबेट सिखाए जाते थे और मॉर्निंग प्रेयर सिखाई जाती थी। मॉर्निंग प्रेयर, गांव के स्कूल्स में सिर्फ यही एजुकेशन होती थी उस टाइम। जो प्राइस थे वो अल्फाबेट सिखाते थे बच्चों को और मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करते थे। एंड ग्रैंड मदर क्या करती थी, वो जो पढ़ता था, उनका जो ग्रैंड सर था वो स्कूल में पढ़ता था और वो साथ में क्या था, मंदिर में बैठ जाती थी। एंड grandmother sat inside the temple। इधर उनके जो ग्रैंडसन थे वो अपना अल्फाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर सीखते थे और वो मंदिर में जाके बैठ जाया करती थी। एंड रीड होली बुक्स, और वो वहां बैठ करके मंदिर में अपना जो होली बुक्स थी उनको पढ़ा करती थी। एंड वाइल कमिंग बैक, दोनों साथ में ही आते थे। वाइल कमिंग बैक used to feed
द विलेज डॉग्स। तो ये इनका डेली का रूटीन था दोनों का, दादी पोते का, कि स्कूल जाना है, फिर वापस साथ में आना और आते टाइम उन जो विलेज डॉग्स थे उनको फीड करना। जो स्टेल चपातीस थी वो साथ में लेके जाया करती थी और आते टाइम उन डॉग्स को वो खिलाया करती थी। एंड जब ये सीन चलता था, सो क्या होता है, जैसे डॉग्स ग्राउल, जैसे आप डॉग्स की तरफ चपातीस फेंकते हैं और बहुत सारे अगर डॉग्स वहां पे होते हैं तो वो लड़ते हैं चपातीस के लिए। तो यहाँ पे इवन नरेटर ने उस सीन को भी डिस्क्राइब किया है जिसमें डॉग्स ग्राउल्ड एंड fought for the chapatis, लड़ते थे वो चपातीस के लिए, fought for the chapatis। तो इस सीन को भी नरेटर ने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में मेंशन किया है। एंड इस तरह से वो जो दादी थी उनकी, नरेटर की, शी वॉज सोल गार्डियन, मेंटर एंड क्रिएटर ऑफ द नरेटर। सो शी वॉज सोल guardian, mentor and creator of the child। चाइल्ड कौन है? नरेटर है। बच्चे को सुबह उठाना, उसको ब्रेकफास्ट देना, उसको रेडी करना, साथ ही साथ उसको जो भी कुछ सिखाना है वो सारा काम जो था वो ग्रैंड मदर किया करती थी। तो इस तरह से चाइल्डहुड में खुशवंत सिंह के लिए उनकी जो ग्रैंड मदर थी, शी वॉज अ सोल गार्डियन, मेंटर एंड क्रिएटर। सो यहाँ तक हमने देखा कि विलेज के अंदर किस तरह से उन दोनों का, ग्रैंडसन का और ग्रैंड मदर का जो टाइम था वो स्पेंड किया करते थे। अभी उनके रिलेशन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो कब आता है? जब जो नरेटर है उनके जो पेरेंट्स हैं वो उन दोनों को सिटी में बुलवाते हैं। तो उनका जो लाइफ है वो किस तरह से चेंज होता है वो अब हम देखने वाले हैं। यस, केम टू सिटी टू स्टे विद पेरेंट्स। नरेटर जो है वो शहर आ जाते हैं, केम टू सिटी टू स्टे विद पेरेंट्स। तो वहाँ पे उनकी लाइफ काफ़ी चेंज हो जाती है, टू स्टे विद पेरेंट्स। यहाँ से उनका जो रिलेशन है वो काफ़ी चेंज हो जाता है, बिकॉज सिटी में रहना और गांव में रहने में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। यस, नरेटर जॉइंड एन इंग्लिश स्कूल। नरेटर जॉइंड एन इंग्लिश स्कूल, क्योंकि शहर के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स थे, तो नरेटर ने एक इंग्लिश स्कूल जो है उसमें एडमिशन ले लिया। एंड ग्रैंड मदर, अब यहाँ पे देखिए किस तरह से चेंज है, क्योंकि ग्रैंड मदर अब इंग्लिश स्कूल थोड़ी ना उनके साथ साथ जाएगी। सो ग्रैंड मदर no longer went to school, no longer went to school with him। अब वो उसके साथ नहीं जाती थी, तो इस तरह से उनका जो टाइम था आपस में जो स्पेंड करते थे वो कम हो गया। एंड अब उन्होंने क्या कर दिया, उनका जो पहले विलेज डॉग्स खिलाया करती थी, नाउ शी हैज स्टार्टेड टू फीड द स्पैरोज, started feeding the sparrows। स्पैरोज को उन्होंने खिलाना शुरू कर दिया। एंड शी हेटेड इंग्लिश एंड साइंस, हेटेड इंग्लिश एंड साइंस। उनको ऐसा लगता था कि जो इंग्लिश और साइंस है वो बिल्कुल भी अच्छे सब्जेक्ट्स नहीं है जो बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए, और इसीलिए वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जो नरेटर है वो ये सब्जेक्ट्स पढ़े, साइंस और इंग्लिश को, क्योंकि उसमें उनको लगता था कि इसके अंदर कुछ रिलीजियस तो सिखाया ही नहीं जा रहा है बच्चे को, और वो इस चीज़ में बिलीव करती थी कि बच्चों को रिलीजियस बनाया जाना चाहिए, भगवान के बारे में सिखाया जाना चाहिए। एंड फेल्ट सैड नो टीचिंग about God and scriptures। जो होली बुक्स हैं उनके बारे में स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता सिटी के अंदर, ना ही उनको भगवान के बारे में कुछ बताया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो जब सुनती थी तो उनको बहुत बुरा लगता था।
एंड शी इवन डिड नॉट लाइक म्यूजिक। और जब उसको ये पता चला कि उनके जो ग्रैंडसन है उन्होंने म्यूजिक जो है वो सीखना स्टार्ट कर दिया है, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। डिड नॉट लाइक म्यूजिक, बिल्कुल पसंद नहीं था उनको म्यूजिक। डिड नॉट लाइक म्यूजिक लेसन्स गिवन इन द स्कूल, गिवन इन द स्कूल, कि स्कूल के अंदर जो म्यूजिक सब्जेक्ट था वो पढ़ाया जाता था वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एंड उनका क्या सोचना था, वो म्यूजिक के बारे में सोचती थी, म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, ल्यूड एसोसिएशन, एसोसिएशंस ओनली फॉर, वो ये सोचती थी कि ये सिर्फ जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं या बैगर्स होते हैं उनके लिए बना है। और उनके ग्रैंड मदर के अकॉर्डिंग उसका जो स्टैंडर्ड था म्यूजिक का वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। एंड इसीलिए वो क्या सोचती थी कि दैट दिस इज ओनली मेड फॉर प्रोस्टिट्यूट्स, जो नाचने वाली होती है गाने वाली होती हैं उनके लिए बना है ये, प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स। और इसीलिए वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी कि उनके जो ग्रैंडसन है वो म्यूजिक सीखें। सो म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन विच इज मेड ओनली फॉर प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप ब्रोकन। अब धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस तो हमने टर्निंग पॉइंट के थ्रू पढ़ लिए, अब और भी उनका जो रिश्ता था वो धीरे धीरे करके कैसे खत्म हुआ वो देख लेते हैं। नरेटर वेंट टू यूनिवर्सिटी, क्योंकि उनका जो स्कूलिंग था वो खत्म हो गया, अभी वो यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने लग गए थे। सो नरेटर वेंट टू यूनिवर्सिटी। अब वो बड़े हो गए हैं, स्कूल खत्म हो चुका है, कॉलेज जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। एंड ही वॉज गिवन अ सेपरेट रूम, तो यहाँ उनका जो थोड़ा बहुत था, अभी तक वो एक ही साथ एक कमरा शेयर करते थे, दादी पोते दोनों एक ही रूम में रहते थे वो, लेकिन जैसे ही उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट किया नरेटर ने, तो नरेटर को अपना एक अलग कमरा मिल गया, गिवन आ सेपरेट रूम। और इस तरह से उनकी जो थोड़ी बहुत आपस में बातें होती थी वो भी बिल्कुल खत्म हो गई। गिवन आ सेपरेट रूम, एक अलग कमरा उनको दे दिया गया। एंड कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप ब्रोकन, कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप ब्रोकन। तो यहां पर आकर के उनका जो थोड़ा बहुत जो रिश्ता बचा था वो भी बिल्कुल टूट गया था। बट उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ग्रैंड मदर जो है उनको दिखाया गया कि जिस तरह की भी चेंजेस उनकी लाइफ में आए हैं बहुत ही पेशेंसली उन्होंने उनको एक्सेप्ट भी किया है, उनकी ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है। वो देखिए कैसे है, शी एक्सेप्टेड हर लवलीनेस क्वाइटली, she accepted her loneliness quietly, she accepted her loneliness quietly, बिना कोई कंप्लेंट किए उन्होंने चुपचाप अपनी इस एकांत को, इस अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया, कुछ नहीं कहा उन्होंने, और अपने आप को बिजी कर लिया। स्पिनिंग व्हील वो करती रहती थी, चरखा काटती रहती थी और अपनी प्रेयर्स करती रहती थी और स्पैरोज को खिलाया करती थी। तो ये उनका डेली का रूटीन था। बिजीड हरसेल्फ विद स्पिनिंग व्हील, saying her prayers, and feeding sparrows। उन्होंने अपने आप को इन कामों के अंदर बिजी कर लिया कि उनको भी अपना टाइम जो है वो स्पेंड करना था। उन्होंने किसी से कोई कंप्लेंट नहीं की, अपने आप को इन 3 कामों के अंदर बिजी कर लिया। और जब वो उन चिड़ियाओं को खिलाती थी, उन स्पैरोज को वो खिलाती थी, hundreds of sparrows collected in the
वरंडा, वो वरंडा में बैठ करके, वरंडा एक रूम्स के सामने एक ओपन स्पेस होता है जिसको कवर्ड किया जाता है, तो वहां पे वरंडा के अंदर बैठ करके वो उनको खिलाया करती थी स्पैरोज को। सो हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज कलेक्टेड इन द वरंडा, दोपहर के अंदर बैठ करके वो खिलाया करती थी उनको। एंड जो स्पैरोज थी वो इतनी खुश होती थी जब वो उनको फीड किया करती थी कि अभी उनके हेड पे आकर के बैठ गई, शोल्डर्स पे आकर के बैठ गई, और वो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वो उनको भगा दे। बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से उनको ट्रीट किया करती थी वो। सो इसीलिए जब भी वो स्पैरोज आती थी खाने के लिए तो कहाँ बैठ जाती थी? पर्च्ड ऑन हर लेग्स एंड शोल्डर्स, उनके पैरों पे बैठ जाती थी और उनके कंधे पे बैठ जाती थी। नेवर ड्रॉम देम अवे, कभी उन्होंने उनको भगाया नहीं मार करके। नेवर ड्रॉ देम अवे, बहुत प्यार से उनको वो ट्रीट किया करती थी। एंड इट वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे फॉर ग्रैंड मदर। ये क्वेश्चन भी बनेगा आपका, हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे, ये सबसे ज्यादा खुशी का पूरा उनका टाइम होता था। यस, नेक्स्ट वन इज नरेटर गोज अब्रॉड। नरेटर जो है अब वो अब्रॉड जाने वाले हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से पेशेंस के साथ उन्होंने इस चीज को भी एक्सेप्ट किया। यस, वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, हाई स्टडीज के लिए वो अब्रॉड जाते हैं। एंड ग्रैंड मदर जो है वो स्टेशन जाती है उनको छोड़ने के लिए। वेंट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ऐसा नहीं है कि उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया था। शी वेंट रेलवे स्टेशन टू सी हिम ऑफ, उनको छोड़ने के लिए वहां तक जाती हैं वो, टू सी हिम ऑफ। लेकिन जब वो छोड़ने जाती है, स्टिल शी वॉज बिजी इन टेलिंग हर बीट्स, still busy in telling the beats of her rosary and reciting prayers। अभी भी कंटिन्यू उनकी जो प्रेयर्स है वो चल रही हैं, reciting prayers, वो उन्होंने नहीं छोड़ी कभी भी। एंड डिड नॉट शो एनी इमोशंस, ऐसा नहीं है कि अगर उनके ग्रैंडसन जा रहे हैं तो वो ग्रैंडसन के जाने से रोना शुरू कर दे। डिड नॉट शो एनी इमोशन, कोई इमोशंस उन्होंने वहां पे शो नहीं किए। शी वॉज वेरी काम एंड किस्ड हिज फोरहेड साइलेंटली, अपने पोते को जाने से पहले बड़े प्यार से किस किया? किस्ड हिज फोरहेड साइलेंटली, बड़े प्यार से अपने पोते को उन्होंने विदा किया। एंड नरेटर थॉट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, तो नरेटर ने सोचा, नरेटर थॉट लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन दैम, कि ग्रैंड मदर ने जो उनको किस किया है वो शायद लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है। उनको पूरा इस बात में ये उनको लग रहा था कि जब वो वापस लौट करके आएंगे तो शायद अपनी ग्रैंड मदर को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी थी। यस, अभी नेक्स्ट है सेलिब्रेटेड होम कमिंग ऑफ हर ग्रैंडसन। 5 साल के बाद जब उनके ग्रैंडसन लौट करके आते हैं तो भी वो एज इट इज ही थी, जबकि जाने से पहले नरेटर ने ये सोचा था कि शायद जब वो वापस आएंगे तो उनको अपनी ग्रैंड मदर जो है वो जिंदा नहीं मिलेंगे। सो रिटर्न्ड होम आफ्टर 5 years, नरेटर रिटर्न्ड होम आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद नरेटर जो है लौट करके अब्रॉड से आते हैं। एंड ग्रैंड मदर डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, ऐसा लगा ही नहीं कि वो एक दिन भी बूढ़ी हुई है। जैसा नरेटर उनको छोड़ करके गए थे वो एज इट इज थी, क्योंकि जब कोई भी पर्सन इतना बुजुर्ग हो जाता है तो उसमें जो चेंजेस होते हैं वो बहुत कम दिखाई देते हैं।
So grandmother didn't look a day older. ऐसा लगा जैसा उनको छोड़ करके वो गए थे वो आज भी एज इट इज थी. एंड क्या किया उन्होंने? कलेक्टेड वीमेन ऑफ द नेबरहुड. वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि उनके ग्रैंडसन जो हैं वो 5 साल के बाद इतनी दूर से वापस आए हैं. तो उन्होंने क्या किया कि गांव की जितनी भी औरतें थी, वहाँ की, उन्होंने अपने नेबरहुड की जितनी भी विमेंस थी उनको इकट्ठा किया. एंड टुक एन ओल्ड ड्रम and started singing. गाना शुरू कर दिया. फर्स्ट टाइम ब्रॉक her routine of telling her prayers. पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने जो अपनी प्रेयर्स थी उनको छोड़ दिया था. इतनी ज़्यादा खुश थी वो, जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा था, क्योंकि उनकी जो प्रेयर्स थी वो हमेशा चलती रहती थी. पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने प्रेयर करना छोड़ दिया था. एंड sang song of homecoming of warriors. जैसे एक वॉर खत्म होता है और उसके बाद जो वॉरियर्स होते हैं जब घर लौट करके आते हैं तो उनके लिए कुछ गीत गाए जाते हैं. तो वो वाले जो गीत थे वो उन्होंने गाए. एंड हैड टू परसुएड. इतना ज़्यादा उन्होंने इसको एंजॉय किया कि उनको समझाना पड़ा. हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप, कि आप अब इतना ज़्यादा गाना मत गाइए, गीत मत गाइए, क्योंकि आप बीमार पड़ जाएंगी. लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं सुना. उनको समझाया गया कि आप ये गाना बजाना बंद कर दीजिए क्योंकि उससे बीमार पड़ सकती हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सुना. had to persuade her to stop. Singing and beating of the drum could make her tired. उनको बताया गया कि आप इतना ज़्यादा गाएंगी बजाएंगी तो आप थक जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगी. लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं सुना. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो है ग्रैंड मदर्स डेथ. अब ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे, ग्रैंड मदर की जो थकने की वजह से वो काफ़ी बीमार हो चुकी हैं. एंड अब हम उनकी डेथ के बारे में देखते हैं. यस. नेक्स्ट मॉर्निंग got ill. अगली सुबह वो बीमार हो जाती है. एंड शी डिक्लेयर्ड दैट her end was near. Declared her end was near. सबको उन्होंने ये कह दिया कि अब मेरा अंत समय आने वाला है. एंड now she did not want to waste her time. Did not want to waste time in talking. कि अब वो बातें करके अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे. एंड अपसेट, वो बहुत ज़्यादा अपसेट भी थी इस बात को. किस बात को लेकर के? दैट शी omitted हर प्रेयर्स. omitted मीन्स क्या होता है? छोड़ देना. हर प्रेयर्स just before final departure. इस बात का उनको बहुत ज़्यादा दुख था कि जब उनका फाइनल डिपार्चर, जाने का जब समय आ गया, तब उन्होंने अपनी प्रेयर्स को छोड़ दिया.
फाइनल डिपार्चर फ्रॉम द वर्ल्ड। क्योंकि उन्होंने सिर्फ गाने बजाने पे ध्यान दिया, इतनी खुश थी कि अपनी प्रेयर्स नहीं की उन्होंने, और इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी कि जब उनका प्रेयर करने का टाइम था उस टाइम उन्होंने उसको छोड़ा। एंड कंटिन्यूड प्रेइंग, अब वो कंटिन्यू अपना प्रे कर रही है, कंटिन्यूड प्रेइंग, अब अपना प्रेयर उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। एंड टेलिंग हर बीट्स, एंड टेलिंग हर बीट्स, क्योंकि अब वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनको पता है अभी उनको दुनिया छोड़ करके जाना है। सो इसीलिए उन्होंने अपना प्रेयर जो था वो स्टार्ट कर दिया। एंड रोजरी फेल डाउन, लास्ट में क्या होता है, उनके हाथ में जो रोजरी थी वो गिर जाती है। रोजरी फेल डाउन फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, लाइफलेस फिंगर्स, उनके हाथों से वो गिर जाती है। एंड अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। सो शी वॉज लेड ऑन द ग्राउंड, उनकी जो डेड बॉडी है उसको ग्राउंड पे लटा दिया गया है, क्योंकि हमारे जो हिंदू ट्रेडिशन है उसमें ऐसे ही होता है कि जो डेड बॉडी होती है उसको ऊपर नहीं रखते हैं, उसको नीचे जमीन पे लिटा दिया जाता है। सो लेड ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड with the रेड श्राउड, रेड श्राउड, जो डेड बॉडी को कवर किया जाता है जिस कपड़े से उसको श्राउड बोलते हैं। सो जो वुमेन होती हैं उनकी बॉडी को, डेड बॉडी को रेड कलर के श्राउड से कवर किया जाता है। सो अभी यहाँ पर लास्ट में आ जाते हैं, देखिए मॉर्निंग ऑफ स्पैरोज, उनकी जब डेथ होती है तो यहाँ पर जो उनके परिवार वाले हैं वही दुखी नहीं है, बल्कि जिन स्पैरोज को वो फीड किया करती थी वो भी दुखी हैं। तो वो कैसे हैं वो देख लेते हैं हम। यस, सन वॉज सेटिंग, क्या सीन था देखिए, सन वॉज सेटिंग, धीरे धीरे जो सूरज है वो जा रहा था, छिप रहा था। एंड ब्रॉट अ वुडन स्ट्रेचर, जिस पे डेड बॉडी को लेके जाया जाएगा, वो स्ट्रेचर लाया जाता है। एंड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, thousands of sparrows set near dead body, near डेड बॉडी, जब उनकी डेड बॉडी को ले जाया जाना था तो उनकी डेड बॉडी के पास बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज वर सिटिंग देयर, वहां पे बैठी हुई थी। एंड डिड नॉट चिरप, ये सबसे ज्यादा सोचने वाली चीज है कि इतनी सारी स्पैरोज एंड दे वर नॉट चिरपिंग, वो साउंड नहीं बना रही थी, वो बिल्कुल चुप थी। डिड नॉट चिरप, बिकॉज उनको भी लग रहा था कि हाँ जो ग्रैंड मदर है वो दुनिया छोड़ करके जा चुकी है। एंड नरेटर्स मदर ब्रॉट, नरेटर्स मदर ने सोचा कि शायद उनको खाना है, उनको शायद वो खाने के लिए आई है, तो वो अंदर जाती हैं और कुछ ब्रेड क्रम्स उनके लिए लेके आती हैं। सो नरेटर्स मदर ब्रॉट bread and threw, और फेंक देती है, crumbs to them, छोटे छोटे टुकड़े करके जैसे ग्रैंड मदर किया करती थी, to them, वो भी उनको छोटे छोटे पीसेस करके खिलाती थी। तो नरेटर की जो मदर है वो भी ऐसे ही करती है। बट बर्ड्स टुक नो नोटिस, बर्ड्स टुक नो नोटिस, लेकिन बर्ड्स ने उस खाने को नहीं खाया। फ्लू अवे साइलेंटली, वो चुपचाप वहां से चले गए। फ्लू अवे साइलेंटली आफ्टर द कॉप्स डेड बॉडी, कॉप्स वॉज कैरिड अवे,
जैसे ही ग्रैंडमदर की डेड बॉडी को ले जाया गया, वो चुपचाप वहां से उड़ गई, चुपचाप चली गई। एंड it was the result of love and affection, a result of love and affection। वो उन स्पैरोज को फीड करती थी, उनको प्यार करती थी। ये उसका ही रिजल्ट था कि वो आती हैं वहां पे, चिड़िया जो है बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रही हैं और वो अपनी सैडनेस को वहां पे शो भी कर रही हैं। सो इट वॉज अबाउट योर चैप्टर। सो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का अकॉर्डिंग टू द पैसेज हमने पूरा कवर कर लिया है। नोट्स यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज डालिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।